हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका 5th चैप्टर, दैट इज मनी। अब मनी होती क्या है, मनी किस काम में आती है, ये तो आप सब जानते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए जो लैंग्वेज आपको चाहिएगी, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। मनी होती क्या है, मनी किस लिए जरूरत पड़ती है, और मनी सप्लाई क्या होती है, ये सब जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जब मनी नहीं होती थी तब कैसे काम होता था। तब था हमारे पास बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता क्या है, आप सब लोग छोटी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। बार्टर सिस्टम वाज गुड्स फॉर गुड्स, सर्विसेज फॉर सर्विसेज। मीनिंग क्या है इसका, जब पैसा नहीं होता था तब हमारे पास लोग क्या करते थे, सामान के बदले में सामान एक्सचेंज कर लेते। ठीक है, हमारे पास गेहूं उगा है, हम तुझे एक वो भर के, एक बकेट भर के या एक बोरी भर के जो है हम तुम्हें गेहूं दे देंगे, तुम हमें बदले में चावल दे दो, है ना। इस तरह से गुड्स फॉर गुड्स चलता था। सर्विसेज फॉर सर्विसेज, हम तुम्हारे लिए ये काम कर देंगे, तुम हमारे लिए ये काम कर दो। और बेटा इसको देखो, अभी भी अगर अपने आसपास देखोगे तो आंटियां जो होती हैं, मम्मी आंटी वगैरह जो होती हैं, वो अभी भी इस सर्विस फॉर सर्विस एंड गुड्स फॉर गुड्स को फॉलो करती हैं। देखना अपने घर के अंदर, जैसे अभी सपोज कुछ लेडीज जो हैं उन्होंने मिलके किया है, तुम मेरे घर में ये काम करा दो, मैं तुम्हारे घर में ये काम करा दूंगी। और स्पेशली देखना जब होली पे गुंजिया बनती है ना, तो होता है ना अपने घर में, देखना। तो ये सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है, बार्टर सिस्टम। लेकिन बेटा ये सिर्फ ना अब पर्सनल लेवल तक ही रह गया है। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज के अंदर अब बार्टर सिस्टम जो है वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ वो बोली जाती हैं जिनके बदले में पैसा ट्रांसफर होता है, सिर्फ उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर काउंट करते हैं और उनको हम अपने इकोनॉमिक्स के अंदर, आंसर्स के अंदर अब हमें लिखना है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बार्टर सिस्टम होता क्या है बेटा, जैसे आप जानते हो, गुड्स फॉर गुड्स, सर्विसेज फॉर सर्विसेज। अब जब मनी नहीं थी उस टाइम पे भी काम हुआ करते थे, और वो लोग आपस में ही गुड्स के बदले में गुड्स ट्रांसफर कर लेते थे, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज ट्रांसफर कर लेते थे, और उनका काम हो जाता था। ठीक है, और ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते थे बार्टर इकोनॉमी। मतलब उस टाइम पे जब पैसा नहीं था, उस टाइम पे हम इकोनॉमी को बार्टर इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का नाम ही बार्टर इकोनॉमी रख दिया गया था। ठीक है, क्योंकि अब तो हम दूसरी इकोनॉमी के फॉर्म में है ना, अब तो हम मनी इकोनॉमी फॉर्म में है, तो अब वो इकोनॉमी हमें इंफीरियर लगती है, उसको अब वो बार्टर हो गई वो। ठीक है, वो बार्टर इकोनॉमी, उसका नाम ही अलग कर दिया, उसकी कैटेगरी ही हमने अलग कर दी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बार्टर इकोनॉमी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सी फॉर सी इकोनॉमी होती है, जैसे कि सी फॉर सी फॉर कमोडिटी। तो कमोडिटी फॉर कमोडिटी, जैसे हमने बोला ना गुड्स फॉर गुड्स, तो कमोडिटी फॉर कमोडिटी ही इसका नाम होता है। ठीक है, अब पॉइंट इज कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कैसे होते थे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, उसे जरूरत थी, मैंने सामान दे दिया, मुझे जरूरत थी, उसने सामान दे दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे हमने वो गुंजिया वाला एग्जांपल लिया, मम्मी आंटियां सब लोग मिलके जो बनाती हैं। ठीक है, कभी कोई किसी के घर में जाके बनाता है, कभी कोई किसी के घर में जाके बनाता है, और सब लोगों का काम हो जाता है। लेकिन बेटा बार्टर इकोनॉमी सक्सेसफुल कब होती है, जब दोनों पार्टीज के बीच में डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट एग्जिस्ट करता हो। अब ये डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट होता क्या है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया, मैंने गेहूं दे दिया उसको, उसने चावल दे दिया मुझे। ठीक है, तो मुझे चावल की जरूरत थी, उसने दे दिया, उसे गेहूं की जरूरत थी, मैंने दे दिया, तो हम दोनों की ही वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो गई, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में किस तरह से लिखोगे, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बोथ बायर एंड सेलर एज वेल। दोनों की ही वांट सेटिस्फाई हो जाए, म्यूचुअली सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, जिन दोनों को जिस चीज की जरूरत है, दोनों को वो चीज मिल जाए, राइट। तो उसमें उस टाइम पे ये हमारा बार्टर सिस्टम वॉज, ठीक है, ओके, ठीक है, एक्सेप्टेड था। लेकिन बेटा ऐसा हर बार तो नहीं होता, हर टाइम तो नहीं होता, जरूरी तो नहीं है ना कि उसे चावल की ही जरूरत है, वो चावल मेरे पास हो।
हम्म या मुझे गेहूं की ही जरूरत है, वो गेहूं उसके पास हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है उसके पास कुछ और हो, जैसे कि उसके पास हो सकता है जमीन का टुकड़ा है, हम्म और मेरे पास से वो चाहता है कि चावल मिल जाए, तो मैं चावल दे दूंगी बहुत खुश होके, है ना। लेकिन उसके बदले में उसे जमीन का टुकड़ा मुझे देना पड़े, तो क्या ये फेयर ट्रांजेक्शन है? नहीं है ना। लेकिन जब हमारे पास कोई दूसरा मीडियम नहीं होता, कोई स्पेसिफाइड मीडियम जब हमारे पास नहीं होता, तो हमें इस तरह की ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती है। कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के देखना, वो बताएंगे कि कब उन्होंने अपनी जमीन दे दी थी छोटी सी चीज के लिए। किसी से उनको छोटी सी चीज चाहिए थी, बदले में उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन का टुकड़ा पकड़ा दिया। कुछ कभी उन्हें किसी चीज की जरूरत थी, उन्होंने गोल्ड का कुछ पकड़ा दिया। तो ये फेयर ट्रांजेक्शन्स नहीं होते थे। इसी ट्रांजेक्शन में अब जिसको वो मिल रहा है, जमीन मिल रही है, जमीन का टुकड़ा मिल रहा है, उसे तो ज्यादा ही मिल रहा है ना। जिसको वो गोल्ड की ज्वेलरी मिल रही है, उसे तो ज्यादा ही मिल रहा है ना, तो वो तो खुश है। लेकिन जो दे रहा है, सपोज चावल चाहिए, चावल के बदले में वो गोल्ड का टुकड़ा दे रहा है या जमीन का टुकड़ा दे रहा है, तो उसके लिए तो उसे तो पिंच करेगा ना। तो ये जो कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ रही है, इस कॉस्ट को बोला जाता है ट्रेडिंग कॉस्ट। समझ में आया? ट्रेडिंग कॉस्ट जो बार्टर सिस्टम के अंदर लोगों को बियर करनी पड़ती थी, और ये एक मेन रीजन बना बार्टर सिस्टम को एबॉलिश करने के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम को हटाया गया क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ जो है फेयर डीलिंग नहीं हो रही थी, ट्रांजेक्शन्स जो है फेयर नहीं हो रही थी, लोगों को ट्रेडिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ रही थी एक छोटी सी चीज के लिए, क्योंकि उसको जरूरत है। अब उसको भूख लगी है तो उसको चावल चाहिए, राइट। अब जमीन के टुकड़े का क्या करेगा वो? उसमें चावल अगर उगाएगा तो सालों लग जाएंगे, लेकिन उसे तो अभी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में उसको मेन चीज चाहिए खाने के लिए, तो उसके बदले में उसे जो भी देना पड़े वो दे देता था। तो ये फेयर ट्रेडिंग नहीं होती थी, इसलिए बार्टर सिस्टम जो है फेल हो गया और लोगों को जरूरत पड़ी एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जिसकी जरूरत दोनों को हो, जहां पे लोग जो है इजीली खुश होके ट्रांजेक्शन कर पाए। तो वो मीडियम जो है मनी बोला गया। तो वो हम अभी बाद में करेंगे, पहले आप समझो कि ये बार्टर सिस्टम के फेल होने की वजह क्या क्या बनी। तो सबसे पहली वजह तो यही थी, रीजंस ऑफ फेल्योर ऑफ बार्टर सिस्टम, राइट। तो हमारा सबसे पहला रीजन तो यही वाला बना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जो चीज मेरे पास है उसकी जरूरत उसको नहीं है, और जो चीज उसके पास है उसकी जरूरत मुझे नहीं है ना, तो हम दोनों ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमारे पास ये जो बार्टर सिस्टम था, ये जो गुड्स फॉर गुड्स था, ये तो सिस्टम ही फेल हो गया। तो फर्स्ट रीजन जो उसका बना, जो मेन रीजन उसके फेलियर का बना, दैट वाज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, समझ में आ गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होती है? बायर और सेलर दोनों को, बायर को जिस चीज की जरूरत है वो सेलर के पास नहीं है, और सेलर को जिस चीज की जरूरत है वो बायर के नहीं खरीदना चाहता। तो ऐसे केस में उनका जो भी सामान था, जो भी ट्रांजेक्शन थी, वो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम हमारा यहाँ पे आके फेल हो गया। अब सेकंड वाज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है बेटा? जैसे आज के टाइम पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सामान को यूनिट्स में डिसाइड कर देते हैं। लाइक अगर कपड़ा है तो उसको मीटर में, हमने एक मीटर हमारे पास स्पेसिफाइड यूनिट है ना, तो कोई भी मेजर करेगा कपड़े को तो वो मीटर में ही मेजर करेगा। अगर हमें कोई वजन वाली चीज मेजर करनी है तो उसके लिए हमारे पास किलोग्राम एक यूनिट है, हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और एक स्पेसिफाइड यूनिट है 1 किलोग्राम, जो हमारे पास होगा वही 1 किलोग्राम उनके पास भी होगा। तो ये सेम मेजरमेंट होता है यूनिट का, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे छोटी सी चीज के लिए आप जमीन का टुकड़ा दे रहे हो, तो ये कहां से, यूनिट तो सेम हुई नहीं ना। अब जैसे कोई गेहूं दे रहा है, बदले में कोई भूसा दे रहा है। जिनके पास गाय भैंस वगैरह होती थी तो उनको तो उसकी भी जरूरत होती थी ना। तो चावलों के बदले में आप हस्क दे रहे हो, भूसा दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो बार्टर सिस्टम के अंदर, सो वो भी तो एक फेयर डीलिंग नहीं थी ना। तो बार्टर सिस्टम जो फेल हुआ उसका एक सेकेंड रीजन ये भी बना, एक रीजन ये भी बना, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट। मेजरमेंट नहीं था। थर्ड पॉइंट ऑफ इट्स फेलियर इज लैक
ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट होता क्या है बेटा, बेसिकली अगर आप जानते हो तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। जैसे हम आज के टाइम में सपोज हमने बैंक से कोई लोन ले लिया है और बदले में हम थोड़ा थोड़ा करके उसको पेमेंट कर देते हैं ना और चुका देते हैं सारा, लेकिन ऐसा सिस्टम जो है वो पहले नहीं था, क्योंकि पहले तो गुड्स के बदले में गुड्स ट्रांसफर हो रही थी ना इमीडिएटली बेसिस में, तुम मुझे गेहूं दो मैं तुम्हें चावल दूंगा, ठीक है, तो इमीडिएट बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रहा था। ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं कि आप अभी कुछ सामान ले लो और थोड़ा थोड़ा करके उसको रीपे कर दो। अब गुड्स तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब सपोज किसी ने चावल लिए और बदले में अपने पास जो एक घोड़ा था वो दे दिया, तो ट्रांजैक्शन सेटल होगी, गुड्स फॉर गुड्स, राइट। अब ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं था ना कि घोड़े का थोड़ा सा पैर आज दे दिया, जो टेल है वो फिर कभी दे दी, गर्दन कभी दे दी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, है ना। तो वो तो पूरा इमीडिएट ही देना पड़ रहा था। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो था, डेफर्ड पेमेंट का कोई भी सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का कोई भी सिस्टम उस टाइम पे नहीं था, इसलिए भी ये बार्टर सिस्टम फेल हो गया। अब बार्टर सिस्टम के अंदर क्या पॉइंट्स थे, नो गुड्स ऑफ सेम क्वालिटी। अब सेम क्वालिटी की गुड्स नहीं थी। अब हम जो दे रहे हैं हमें लग रहा है ये बेस्ट क्वालिटी की है, वहां से जो सामान आ रही है वो हमें पुअर क्वालिटी नजर आ रही है। सेम ही पॉइंट, सेम ही पर्सपेक्टिव उसका भी है, ठीक है, बायर का भी है, उसे लग रहा है हमने जो दिया है वो पुअर क्वालिटी का सामान है, राइट, जो उसने हमें दिया है वो बेटर क्वालिटी का सामान है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास, और यूजुअली होता ही था, जैसे हम बोल रहे हैं चावल के बदले में घोड़ा ट्रांसफर हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है, तो दोनों सेम क्वालिटी के नहीं है, सेम टाइप के नहीं है। कहीं ना कहीं जो चावल दे रहा है वो सेटिस्फाइड होगा, ओके फाइन, लेकिन जो घोड़ा दे रहा है अपना, तो उसके लिए तो उसे तो ट्रेडिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है ना यहाँ पे, तो उसे तो पिंच करेगा ना ये ट्रांजेक्शन। दूसरी है गुड्स जो देनी है, जो रीपे करनी है, दैट मे लॉस और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। अब रीपेमेंट तक इसका जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। सपोज आपने कोई सामान ऐसा ले भी लिया जिसको आप कुछ टाइम के बाद में लौटा दोगे, तो उस टाइम तक, कुछ साल के बाद, क्या उस पर्टिकुलर सामान की वैल्यू उतनी रहेगी जितनी आज है? नहीं है ना, नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक रीजन बना बार्टर सिस्टम के फेल होने के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लैक ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है, स्टोर करने की जगह। अब पहले जो है, जो भी सामान, जो भी कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज होगी आपके पास, ऐसा जरूरी नहीं था। सपोज सेलर जो है चावल सेल कर रहा है और बायर जो है वो उसको बदले में भूसा दे रहा है ना, तो चावल की स्टोरेज कंपैरेटिवली कम जगह में होगी और भूसे की जो हस्क है, जो एनिमल्स के लिए चाहिएगा, जो गाय भैंसों के लिए चाहिएगा, वो उसके लिए एक प्रॉपर स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हवा आएगी उड़ जाएगा, हम ऐसे ओपन में उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है, बारिश आ गई तो गीला हो जाएगा, तो उसके लिए प्रॉपर एक स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई भी पेरिशेबल चीजें हैं, आज के टाइम में हम उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, सपोज सब्जियां ही एक्सचेंज हो रही है, तो सब्जियों को कहाँ स्टोर करके रखोगे आप? वो कितने दिन में, 10 दिन 15 दिन बाद तो वो खराब हो ही जानी है ना, तो फायदा क्या हुआ ऐसे ट्रांजेक्शन का? तो ये कुछ कुछ रीजंस बने जहां पे आके ये बार्टर सिस्टम जो है फेल हो गया था। और बार्टर सिस्टम फेल हुआ कब? जब लोगों ने एक ऐसा मीडियम ढूंढ लिया जिसको आप आपस में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जिसकी जरूरत सबको है, जिसके अंदर ये कोई भी ड्रॉबैक नहीं है और जिसकी स्टोरेज करने की भी जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे चीज को, ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ही तो मनी बोला गया था। फाइन, मनी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें लोगों को डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबको जरूरत है मनी की, ठीक है। दूसरी तरफ कोई कॉमन मेजरमेंट जो पहले नहीं था, ऐसी कोई प्रॉब्लम अब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर रुपी भी डिफाइन होंगी, हर चीज जो भी ट्रांसफर होगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला गया है ना इसको, तो रुपी के अंदर ही सारी वैल्यू डिफाइन होंगी। अगर आप जमीन खरीद रहे हो, जमीन सेल कर रहे हो, तो उसको भी हम रुपए में वैल्यूएशन उसकी करेंगे कि वो कितने रुपए की जमीन है
है ना, एक मेजरमेंट बना दिया ना, एक स्पेसिफाइड यूनिट बना दी, इसीलिए मनी की जरूरत पड़ी थी हमें। दूसरी तरफ लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट। अब लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट तो अब है क्योंकि डिफाइंड हो गई है वैल्यू कि इस पर्टिकुलर सामान की वैल्यू इतनी है। जैसे आज आप व्हीकल खरीद लेते हो तो कार की वैल्यू पता है ना कितनी है, तो कार की वैल्यू सपोज ये 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख रुपए को आपको आगे 5 सालों में पे ऑफ करना है, चुकाना है, तो कितना कितना आप हर मंथ चुकाओगे ये इजीली डिफाइन हो जाता है और यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना बायर को ना सेलर को। ठीक है। दूसरा आपका लैक ऑफ स्टोरेज की प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होती। लैक ऑफ स्टोरेज, कोई भी ऐसा है जो ये कहता है नहीं मेरे घर में बहुत सारे नोट भरे हुए हैं, अब मैं अपने घर में नहीं रख सकता, या अब मुझे नोटों की जरूरत नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। तो लैक ऑफ स्टोरेज की प्रॉब्लम भी नहीं होती और इसमें बायर और सेलर दोनों ही खुश रहते हैं। तो वो मोड ऑफ एक्सचेंज जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉल्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हम मनी कहते हैं। अब मनी होता क्या है, मनी सप्लाई क्या होती है, मनी के टाइप्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ये मनी एंड बैंकिंग एक कंप्लीट प्लेलिस्ट करके डाल दी जाएगी जिसको आप देख सकते हैं, तो आपके ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और बेटा यहाँ पे जैसे हम हमेशा ही अपनी क्लास के अंदर कोशिश करते हैं उन पॉइंट्स को रेज करने की जहां पे बच्चा यूजुअली मिस्टेक करता है, और यहाँ से आपके एमसीक्यू तो आएंगे एग्जाम के अंदर, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप इग्नोर कर देते हो या आप मिस्टेक कर देते हो या क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए आप मिस्टेक कर देते हो, एमसीक्यू में इनकरेक्ट आंसर ऑप्ट कर देते हो ना, कई बार टिक कर देते हो तो मिस्टेक हो जाती है, नंबर कट जाते हैं। तो हम अपनी क्लास के अंदर उन छोटे छोटे पॉइंट्स को बारीकी से समझेंगे जिससे कि आपके एग्जाम की और सीयूईटी की दोनों की प्रिपरेशन जो है साथ के साथ होती रहे। सीयूईटी के लिए आपको स्पेशली ना पढ़ना पड़े, इसी क्लास के साथ साथ ही आपकी वो प्रिपरेशन भी होती रहे। तो उन पॉइंट्स को भी हम यहाँ बीच बीच में एक्सप्लेन करते रहेंगे। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।